हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवुज शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि लीनियर मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, तो आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आओ एक बार देख लो आज का कंटेंट क्या है। पहले हम लोग इस लॉ का स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ फ्रॉम एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल से इस लॉ को पूरा डिटेल्स में समझेंगे। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग ये लॉ कैसे ला सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी वाला बुक है उसका भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को मिस मत करो, एंड तक देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, their total linear momentum remains constant or conserved provided no external forces are acting। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के साथ एक्ट कर रहा है तो उन दोनों का नेट लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट और कॉन्जर्व रहेगा जब उन दोनों के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं अप्लाई हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये एग्जांपल क्या है? दो बॉडी है m1 और m2। m1 u1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है और m2 u2 के साथ चल रहा है सेम डायरेक्शन में। अब क्या हुआ, चलते चलते इन दोनों का कॉलिशन हुआ। कॉलिशन होने के बाद क्या हुआ, m1 का वेलोसिटी u1 से चेंज होके v1 हो गया, या m2 का वेलोसिटी u2 से चेंज होके v2 हो गया। ठीक है। तो कॉलिशन के टाइम देखो ध्यान से, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं अप्लाई हो रहा है, सिर्फ इंटरनल फोर्स से अप्लाई हो रहा है। अब ये इंटरनल फोर्स क्या है? देखो, कॉलिशन के टाइम m1 m2 के ऊपर जितना एक्शन अप्लाई कर रहा है, m2 m1 के ऊपर सेम रिएक्शन अप्लाई कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कॉलिशन के टाइम इंटरनल फोर्सेस प्रेजेंट है लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट। तो कॉलिशन के टाइम अगर एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, तो हम इस लॉ से क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। तो कॉलिशन के पहले ये m1 और m2 का नेट लिनियर मोमेंटम क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2। m1 u1 है इसका मोमेंटम, m2 u2 है इसका मोमेंटम। सो दिस इज नेट लिनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन एंड दिस इज नेट लिनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। m1 v1 क्या है? इसका लिनियर मोमेंटम, और m2 v2 क्या है? m2 का लिनियर मोमेंटम। ओके, सो दिस इज नेट लिनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन एंड दिस इज नेट लिनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। ये इक्वल टू हम तभी लिख सकते हैं जब कॉलिशन के टाइम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। ठीक है। तो अगर दो बॉडी का कॉलिशन हो रहा है और कॉलिशन के टाइम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इक्वल टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। ठीक है। और अगर कॉलिशन के टाइम हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये स्टेटमेंट नहीं वैलिड होगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट तभी वैलिड होगा जब external forces are absent at the time of collision। ठीक है। ध्यान से देखो इस डायग्राम को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन इलास्टिक कॉलिशन। तो दो बॉडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रहा है और कॉलिशन होने के बाद उन दोनों का वेलोसिटी चेंज हो गया है। अब इलास्टिक कॉलिशन में क्या होता है? इलास्टिक कॉलिशन में मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, और बाकी कॉलिशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इलास्टिक कॉलिशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। मोमेंटम तो हर एक कॉलिशन में कंजर्व होगा। ठीक है, मोमेंटम हर एक कॉलिशन में कंजर्व होगा, सिर्फ इलास्टिक कॉलिशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा। तो देखो, मोमेंटम बिफोर कॉलिशन क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2। दो बॉडी है, एक का मास है 3 kg, दूसरे का मास है 1 kg, और 3 kg का जो मास है वो 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और जो 1 kg का मास है वो 4 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रहा है बिफोर कॉलिशन। ये केस लिया है मोमेंटम बिफोर कॉलिशन। तो 3 इंटू 8 क्या है? 24, और 4 ऐड करके आया 28 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द नेट मोमेंटम बिफोर कॉलिशन।
और आफ्टर कोलिशन के बाद क्या हो रहा है, ये जो 3 kg का मास था उसका वेलोसिटी चेंज हो गई 8 से चेंज हो गया 6 हुआ, और जो 1 kg का मास था उसका वेलोसिटी 4 से चेंज हो गया 10 हुआ है। तो अब ऐड करो 3 इंटू 6 18 प्लस 10 कितना हो रहा है 28। सो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम ही है। मोमेंटम बिफोर कॉलिशन एंड मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मोमेंटम हर एक कॉलिशन में कंजर्व रहता है। दिस इज द नेट मोमेंटम बिफोर कॉलिशन एंड दिस इज द नेट मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। मोमेंटम आफ्टर एंड बिफोर कॉलिशन में सेम ही रहता है। देखो इस कॉलिशन को हम इनइलास्टिक पारफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिशन कहता है। दो मास आगे बढ़ रहा है, कॉलिशन हुआ, अब दो मास ज्वाइन हो गया, उन दोनों का एक कॉमन वेलोसिटी हो गया। तो इस केस में हम चेक करेंगे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 1 kg का मास है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। ये 4 kg का मास है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। अब कॉलिशन हो रहा है और कॉलिशन के बाद दो बॉडी जो जुड़ गया है, अब वो दो बॉडी एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है और वो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो चेक करो लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3 कितना आ रहा है 8 प्लस 12 इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकेंड। अब आफ्टर कॉलिशन के बाद लीनियर मोमेंटम चेक करो। ये दो मास अब जुड़ गया है और उनका कॉमन वेलोसिटी है 5। तो 1 प्लस 4 क्या है 5 यहाँ पर 4 होगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, तभी ये मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ये दो बॉडी अब जुड़ गया है, इसका कॉमन वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो 1 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 आ रहा है 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन में भी मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। मोमेंटम हर एक कॉलिशन में कंजर्व होगा, सिर्फ इस केस में क्या होगा, इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा। तो ठीक है, लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन और लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन सेम ही है। ठीक है, अभी हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ से कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ला सकते हैं वही हम लोग देखेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन है। तो ये एक बॉडी है, उसका मास है m1, बी एक बॉडी है उसका मास है m2, ये बॉडी का वेलोसिटी है u1, इसका u2। कॉलिशन हुआ, कॉलिशन टाइम डेल्टा टी है, और कॉलिशन होने के बाद ए का वेलोसिटी चेंज होकर v1 हो गया और बी का वेलोसिटी चेंज होकर v2 हो गया। तो जब ये कॉलिशन हो रहा है, कॉलिशन होने के टाइम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, सिर्फ इंटरनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। इंटरनल फोर्स मतलब ए बी के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, बी भी ए के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ड्यूरिंग कॉलिशन न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग ये लिख सकते हैं, एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन। एक्शन क्या है एफ ए बी और रिएक्शन क्या है एफ बी ए। एफ ए बी मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी ए के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है एक्शन, और रिएक्शन क्या है एफ बी ए बी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो एफ ए बी क्या है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और एफ बी क्या है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब इसको हम लोग डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डेल्टा टी मतलब कॉलिशन टाइम, कॉलिशन टाइम इज वेरी स्मॉल। अब देखो न्यूटन्स सेकंड लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो एफ इक्वल डेल पी बाई डेल टी। अगर हमने एफ को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, यहां से देखो एफ इंटू डेल्टा टी हुआ तो क्या हुआ चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो ये क्या हो रहा है एफ ए बी क्या है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी ए के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इसको हम लोग जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, क्योंकि बी ए के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वही है एफ ए बी, और टाइम इंटरवल से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हमारा आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, और एफ बी ए इंटू डेल्टा टी क्या आएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। क्यों, क्योंकि एफ बी ए क्या है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए क्या होगा, ए का फाइनल वेलोसिटी है v1 और इनिशियल वेलोसिटी है u1, तो m1 v1 माइनस m1 u1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी क्या होगा, बी का फाइनल वेलोसिटी है v2, इनिशियल वेलोसिटी है u2, तो फाइनल मोमेंटम क्या है बी का m2 v2 और इनिशियल मोमेंटम क्या है m2 u2। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, और सामने एक माइनस साइन है,
m1v1 माइनस m1u1 माइनस m2v2 माइनस माइनस प्लस m2u2। अब यहाँ से मैं m2v2 को इधर ला रहा हूँ, m1v1 प्लस m2v2, और ये m1u1 को इधर ले जा रहा हूँ। सो m1u1 प्लस m2u2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को इधर लिख रहा हूँ और इस टर्म को इधर लिख रहा हूँ। सो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये हमारा आ गया क्या, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन। एक बार चेक कर लो, m1u1 प्लस m2u2 ऐड कर दो, हमारा क्या आ रहा है, नेट लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन। और ये क्या है, नेट लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। एक बार चेक कर लो, ए का फाइनल वेलोसिटी है v1 और बी का फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2। सो दिस इज द नेट लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। सो दिस इज नेट लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन एंड दिस इज नेट लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। तो ऐसे हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लास 9 का। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, ए 30 kg शेल इज फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड। एक शेल है, मतलब एक बॉम्ब है, उस बॉम्ब का मास है 30 kg और वो कुछ स्पीड के साथ उड़ रहा है 48 मीटर पर सेकेंड। ये तो फर्स्ट पार्ट का स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, व्हेन इट एक्सप्लोड्स, जब ये एक्सप्लोड हुआ, इट्स वन पार्ट ऑफ 80 kg स्टॉप्स व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑन। तो इसका जो एक पार्ट है, मतलब m1 कितना है 18 kg, वो तो रेस्ट में आ गया, और वो जो दूसरा पार्ट है, मतलब 30 माइनस 18 कितना होगा 12 kg, वो दूसरा मास कुछ वेलोसिटी के साथ उड़ गया। v2 हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बॉम्ब है और उस बॉम्ब का मास है 30 kg, उसका इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। जब वो एक्सप्लोड हुआ, उसका 18 kg वाला मास तो रेस्ट में आ गया, और ये जो बाकी का जो पार्ट है 12 kg, वो कुछ वेलोसिटी के साथ उड़ गया। तो हमें ये 12 kg जो 12 kg वाला जो पार्ट है उसका वेलोसिटी निकालना है। कैसे हम लोग निकालेंगे, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम है m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम कितना है m1 v1 प्लस m2 इंटू v2। यहाँ से m कितना है, m है 30, u कितना है 48, और ये टर्म तो जीरो है, v1 इज जीरो, सो m1 v1 इज जीरो। हम लोग सिर्फ m2 को m2 वैल्यू m2 v2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो 30 इंटू 48 इक्वल टू m2 कितना है 12 इंटू v2 12 यहाँ से गया। सो v2 इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल है। इनिशियल मोमेंटम कितना है m इंटू यू, जब ये एक्सप्लोड हुआ दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, एक 18 kg वाला पार्ट रेस्ट में आ गया, तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया, और वो दूसरा पार्ट 12 kg वो कुछ वेलोसिटी के साथ उड़ गया। तो हमें 12 kg वाला जो पार्ट है उसका वेलोसिटी निकालना है। तो ये आ रहा है 120 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। A 30 gram bullet leaves a rifle with a velocity of 300 meter per second and the rifle recoils with a velocity of 0.6 meter per second. Find the mass of rifle. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एक राइफल है, मतलब एक गन है, ठीक है। जब इसमें ट्रिगर प्रेस हुआ तो ये एक बुलेट सामने निकल गया, और वो बुलेट का वेलोसिटी हमें गिवन है, कितना है 300 मीटर पर सेकेंड। जब ये बुलेट सामने गया तब ये गन भी कुछ वेलोसिटी के साथ पीछे आया, वो है 0.6 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना है, हमें इस राइफल का वेलोसिटी निकालना है। तो एम बुलेट कितना है, एम बुलेट 30 ग्राम है, हमें ग्राम से केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। सो ये आया 3/100 kg। बुलेट का वेलोसिटी कितना है, बुलेट का वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड। अब गन का तो वेलोसिटी हमें नहीं पता, और
गन का वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने क्यों नेगेटिव लिया, मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, सो इसलिए बुलेट का वेलोसिटी पॉजिटिव है, और मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को नेगेटिव लिया है, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन माइनस हियर। वेलोसिटी ऑफ गन इज माइनस ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब कैसे हम लोग गन का वेलोसिटी निकालेंगे, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई कर दो। इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्योंकि ये सिस्टम पूरा इनिशियली रेस्ट में था। अब जब हमने ट्रिगर प्रेस किया तो क्या हुआ, एक बुलेट तो सामने निकल गया, तो एम बी इंटू वी बी, ये हुआ बुलेट का मोमेंटम, और ये हुआ गन का मोमेंटम एम जी इंटू वी जी। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, गन का मास निकालना है, सो एम जी वी जी माइनस ऑफ एम बी वी बी। मैंने इसको इधर लाया तो एक माइनस साइन आया। ठीक है, तो एम जी का वैल्यू कितना है, एम जी तो हमें नहीं पता, एम जी निकालना है। अब वी जी कितना हुआ, वी जी हुआ -0.6, -0.6 माइनस एम बी कितना है, एम बी है 3/100, 3/100 इंटू वी बी कितना है, वी बी है 300। ये माइनस से माइनस गया, ये पॉइंट को हटाओ, यहाँ से 10 लाओ, यहाँ से 100 से 3 गया, 3 एम गन कितना आ रहा है, एम गन आ रहा है 3 इंटू 3 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से 3 से काटो, 3 2 5 3 5 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से देख लो एक बार, माइनस माइनस कैंसिल, 100 से 300 काटो, 3 आ रहा है, 3 3 9 यहाँ पर लिखो, और मैंने ये पॉइंट को हटा के नीचे 10 लाया है, तो 9 इंटू यहाँ से 10 ऊपर जाएगा, तो 339 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, यहाँ से 3 से काटो, 3 आएगा, 6 को 3 से काटो 2 आएगा, 2 से 10 काटो 5, 3 इंटू 5 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमें गन का मास निकल गया 15 मीटर पर सेकेंड, वेरी सॉरी 15 केजी आएगा। सो गन का मास निकल गया 15 केजी। तो यह है हमारा एनसीईआरटी का पहला प्रॉब्लम। मैं इसको 1 नंबर ही दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल। सेम क्वेश्चन है, एक राइफल है, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर में अच्छा राइफल का मास दिया हुआ है, राइफल, मैं इस राइफल को इस बार 8 से डिवाइड करता हूँ, राइफल ऑफ मास 4 kg है, इस बार राइफल का मास दिया हुआ है, फ्रॉम राइफल ऑफ मास 4 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, यहाँ से बुलेट निकल रहा है, बुलेट का मास भी हमें गिवन है, एम बी इक्वल टू 50 ग्राम, तो ग्राम से केजी में लाने के लिए 50/1000 करो, 5 से 20, सो 1/20 केजी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी है वी बी कितना है 35 मीटर पर सेकेंड। हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी, इस राइफल का रिकॉइल वेलोसिटी हमें निकालना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो, इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम बी वी बी प्लस एम एफ इंटू वी एफ। या फिर हमें क्या निकालना है, अच्छा ठीक है, ये आर होगा, एम राइफल और ये वी राइफल, तो एम आर इंटू वी आर माइनस एम बी इंटू वी बी, या से वी आर इक्वल टू माइनस एम बी इंटू वी बी डिवाइड बाई एम आर। ठीक है, एक बार देख लो, एम बी वी प्लस एम आर वी आर, दिस इज द नेट लिनियर मोमेंटम बिफोर ट्रिगरिंग, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इनिशियल रेंज पे था,
अब जब हमने ट्रिगर प्रेस किया तो बुलेट तो सामने निकल गया और ये गन कुछ वेलोसिटी के साथ पीछे आ रहा है। तो एम वी प्लस एम आर वी आर माइनस ऑफ एम वी आर कितना आ रहा है, माइनस एम वी बाई एम आर। यहाँ से एम बी बुलेट का मास कितना है, बुलेट का मास है 1/20 kg, तो 1/20 बैठा इनटू वी बी कितना है 35 और राइफल का मास कितना है, राइफल का मास है 4 kg। तो यहां से आ रहा है 5 से काटो उसको, 7 आ रहा है 7/16, तो माइनस 7/16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ राइफल इज 7/60 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि गन का जो रिकॉइल हो रहा है वो पीछे की तरफ हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, एम बी कितना है, एम बी है 1/20, वी बी कितना है, वी बी है बुलेट का वेलोसिटी कितना है 35 और एम आर कितना है 4 kg। तो यार मैंने 5 से काटा 7, 5 से काटा 4, 7/16। मैं एक बार कैलकुलेट से कैलकुलेट कर देता हूँ। 7/16 कितना आ रहा है, 7/16 आ रहा है 0.4375 मीटर पर सेकेंड। तो यही है गन का रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, एक बार देख लो। तो ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities of 2 मीटर पर सेकेंड and 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 100 ग्राम, इसका मास है 200 ग्राम, इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अब इन दोनों का कॉलिशन हो रहा है, दे कोलाइड एंड आफ्टर द कॉलिशन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.6 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ये दोनों मास चलते चलते कॉलिशन किया। अब कॉलिशन होने के बाद 100 ग्राम का जो मास था उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर 1.6 मीटर पर सेकेंड हो गया। हमें 200 ग्राम का वेलोसिटी निकालना है। सिंपल कॉन्जर्वेशन इक्विवलेंट अप्लाई करो। यहाँ पर m1 कितना है, m1 है 100 ग्राम, तो मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 100/1000 कितना आएगा, 1/10 आएगा, 1/10 kg। और m2 है 200 ग्राम, 200 ग्राम से केजी में लाता हूँ 200/100 kg, दैट इज इक्वल टू 1/5 kg। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, नेट लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u1 इज 2 मीटर पर सेकेंड, u2 इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो m1 कितना है 1/10 इंटू u1 कितना है 2, सिंपल। m2 कितना है 1/5, u2 कितना है 1, m1 कितना है, m1 है 1/10, ये कितना है 1.67 ना। अच्छा, 1.67 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 आता है शायद, 1 नहीं, 1.67 को 1.67 रखना होगा। 1.67 m2 कितना आ रहा है, m2 आ रहा है 1/5 इंटू v2। ठीक है, अब यहां से आ रहा है 1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 1.67/10। तो यहां से आ रहा है 1.67/10, 0.167 प्लस v2/5। ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है 2/5 माइनस 0.167 इक्वल टू v2/5। 2/5 कितना आ रहा है, 2/5 आ रहा है 0.4। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 0.4 माइनस 0.167 इंटू ये आ रहा है 5। ठीक है, तो इसका फाइनल वैल्यू आएगा 0.4 माइनस 0.167 इंटू 5, 1.165। सो v2 आ रहा है 1.165 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लेते हैं, m1 है 1/10,
m2 है 1/5, m1 है 1/10, m2 1/5, u1 कितना है 2 है, u2 कितना है 1 है, v1 कितना है v1 है 1.67, 1.67, यह है v2। तो यहाँ से दो से 10 गया, 1/5 प्लस 1/5 0.167 प्लस v2/5, 1 प्लस 5 1/5 प्लस 1/5 2/5, 2/5 माइनस 0.167 v2/5, या फिर 0.4 माइनस 0.167 इंटू 5, फाइनली 1.165। ठीक है, तो यह है हमारा एनसीईआरटी का थर्ड प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कॉलिशन ड्यूरिंग व्हिच दे स्टिक टुगेदर। तो क्या है, दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1.5 kg, दोनों का मास है 1.5 kg, आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब मान लो एक अगर इस डायरेक्शन जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन जा रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक का वेलोसिटी हम ले लेते हैं प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का ले लेते हैं माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कॉलिशन ड्यूरिंग व्हिच दे स्टिक टुगेदर। अब कॉलिशन के बाद क्या हो रहा है, ये दो बॉडी है, ये आपस में जुड़ गया है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिशन। तो कॉलिशन के बाद ये जो कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब जिसका मास होगा ट्वाइस m, 2 into 1.5, उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो कॉन्जर्वेशन लीनियर मोमेंट अप्लाई करो, m1 u1 प्लस m2 u2, यही है m1 और यही है m2, और यहाँ पर क्या होगा m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि कॉलिशन के बाद क्या हो रहा है, क्योंकि कॉलिशन के बाद ये दो बॉडी आपस में जुड़ गया है। तो m1 कितना है, m1 है 1.5 इंटू u1 कितना है 2.5, और यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये सेम मास ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है 2.5। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 कितना आएगा 2 इंटू 1.5 3 आएगा 3v, क्योंकि कॉलिशन के बाद ये दोनों बॉडी आपस में जुड़ गए हैं। ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो सिंपली क्या आएगा v इक्वल टू 0 आएगा। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट इज 0। ये है हमारा एनसीईआरटी का लास्ट प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second, an object of mass कितना है 1 kg, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with velocity 10 meter per second। तो 10 मीटर पर सेकेंड एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक का मास कितना है 5 kg। ये बॉडी चलते चलते इस वुडन ब्लॉक के साथ कॉलिशन हुआ और क्या हुआ, ये वुडन ब्लॉक रेस्ट में था, सो UW इज 0। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब क्या हुआ, ये बॉडी वुडन ब्लॉक को कोलाइड किया, अब दोनों जुड़ गया और ये दोनों साथ साथ चलने लगा। ठीक है, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो पहले हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट जो जुड़ गया और वो दोनों एक सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा है, हमें वो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। मतलब वेलोसिटी ऑफ कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट। इसके लिए हमें कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है m इंटू यू, और वुडन ब्लॉक होगा, वुडन ब्लॉक का तो लीनियर मोमेंटम 0 ही होगा क्योंकि ये रेस में था, सो UW। अब कॉलिशन के बाद ये बॉडी और ये वुडन ब्लॉक कॉम्बाइन हो गया और
और वो कॉम्बाइन बॉडी कुछ वेलोसिटी के साथ चल रहा है। सो m प्लस एम डब्ल्यू इंटू वी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बाइन ऑब्जेक्ट। m कितना है 1, u कितना है 10 है, और ये टर्म तो 0 है क्योंकि u w इज 0। सो यहाँ से m प्लस एम डब्ल्यू कितना होगा 1 प्लस 5 6 v। तो यहाँ से आ रहा है v इक्वल टू 10 बाई 6, 10/6 कितना आ रहा है 5/3 मीटर पर सेकेंड। एक बार देख लो 1 इंटू 10, यहाँ से 1 प्लस 5 6, तो v इक्वल टू 10/6, 2 से काटो 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ कॉम्बाइंड ऑब्जेक्ट हम लोग को पता चल गया। अब हमें निकालना है कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट कितना होगा, यही होगा, सिंपली यही होगा ना। इट इज द नेट लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिशन। सो m इंटू u प्लस एम डब्ल्यू इंटू यू डब्ल्यू, ये टर्म तो 0 है, सिर्फ ये आएगा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमें आफ्टर द इम्पैक्ट भी निकालना है। सो टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, आफ्टर इम्पैक्ट 10 होगा या कुछ और होगा। देखो हर एक कॉलिशन के टाइप में मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो 10 ही होगा। तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। ये जो कॉम्बाइंड बॉडी फॉर्म हो रहा है इसका वेलोसिटी कितना है 5/3। सो यहाँ पर 5/3 इंटू नेट मास कितना आया 5/3, नेट मास कितना आया 1 प्लस 5 6। सो यहाँ से 2 गया, यहाँ से आ रहा है 10। ये करने का जरूरत भी नहीं है, हर एक टाइप के कॉलिशन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। तो इनिशियल 10 है, फाइनल भी 10 ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।